सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका 2 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। जानते हैं देश विदेश की विभिन्न क्षेत्रों की खबरों के बारे में, जो कि सीधे तौर पे हमारी आगामी परीक्षाओं में सहायता करेंगी प्रश्नों को सॉल्व करने में। प्रथम प्रश्न में आ रही है वन नेशन वन इलेक्शन की बात। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाएं तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इसके लोकसभा चुनाव समय पूर्व कराए जाने की संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं, ताकि इन्हें कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही संपन्न कराया जा सके। लोकसभा चुनाव समय पूर्व कराए जाने की संभावना बढ़ी। देश में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। नवंबर से दिसंबर में 5 राज्य मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव होने हैं। सरकार के इस कदम से आम चुनाव एवं कुछ राज्यों के चुनाव का आगे बढ़ने की संभावना है, जो लोकसभा चुनावों के बाद में ये साथ होने हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति हमारे, इनके अंतर्गत एक जो अध्यक्षता की कमेटी बनाई गई, हेड करेंगे उसको और देखेंगे कैसे वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। आगे देखते हैं। आदित्य L1 के बारे में है, उसको सफलता के साथ ऊपर अपने कक्ष में पहुंचा दिया गया है। इसके बारे में सूर्य का अध्ययन करने आज रवाना होगा आदित्य L1। इसके बारे में आपको जानना है तो आप आगे देखते हैं। आर्टिकल्स पे फिर से लौटाएंगे। हिंसा का सिलसिला। मणिपुर में हिंसा की ताज़ा घटनाओं, 6 लोग के मारे जाने, कई अन्य के घायल हो जाने तक साफ है कि तमाम काव्यादों के बावजूद सरकार वहाँ शांति स्थापित कर पाने में नाकाम है, जो कि बहुत दिख रहा है। गौरतलब है कि बीती मई की शुरुआत में मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने के मसले पर शुरू हुए विरोध के बाद हिंसा भड़क गई और उसका दायरा फैलता चला गया। मैती और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष में लगभग 200 लोग की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से शांति समिति का गठन किया गया था, मगर अब भी दोनों समुदायों के बीच हिंसा को रोक पाना संभव क्यों नहीं हो सका है। दूसरी ओर ये स्थिति में पैदा हुई है कि कुकी समुदाय की ओर से अपनी उपेक्षा को कारण बताते हुए स्वतः प्रशासन की मांग उठाई गई। सत्ता और भत्ता। अगला लेख है। जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और दूसरे खर्चों के मद में बढ़ोतरी मुख्य रूप से महंगाई भी ध्यान में रखकर की जाती है। ये अलग बात है कि इसका आकलन और निर्धारण खुद जनप्रतिनिधि ही करते हैं, मगर कई बार ये बढ़ोतरी इतनी तार्किक हो जाती है कि इसकी तरफ स्वाभाविक ही उंगलियां उठने लगती हैं। दिल्ली नगर निगम में पार्षदों ने मासिक और बैठक भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव कुछ ऐसा ही है। नगर निगम ने पार्षदों का मासिक भत्ता 3,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये और बैठक भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। हालांकि उन्हें भत्ते के रूप में मिलने वाली मौजूदा राशि आज के समय में बहुत कम कही जा सकती है। 3,000 रुपये महीने में तो आजकल किसी विद्यार्थी का भी खर्च नहीं चल पाता। 300 रुपये में कई लोग तो जेब खर्च नहीं चलता, जो कि सही बात भी है। ये पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। अंत में आएंगे। इस बढ़ोतरी का ये भी सवाल उठता है कि आखिर अब तक इसमें बढ़ोतरी की मांग क्यों नहीं उठी और कैसे पार्षद 3,000 रुपये मासिक और 300 रुपये प्रति बैठक भत्ते से अपने खर्च चलाया करते थे। दिल्ली नगर निगम में अक्सर अनियमितताओं की शिकायत आती रहती हैं। बहुत सारे काम चूँकि ठेके पर होते हैं, इसलिए उनमें
कमीशन खोरी में जाहिर है। ऐसे में शायद पार्षदों को सरकार से मिलने वाले भत्ते की कम राशि से कोई फ़र्क नहीं पड़ता रहा हो, मगर आम आदमी इनमें बढ़ोतरी करके अनियमितताओं पर रोक लगाने का दावा कैसे कर सकती है आम आदमी पार्टी। बढ़िया है। शून्य कार्बन का लक्ष्य, ज़ीरो कार्बन टारगेट। कार्बन व्यापार, कार्बन ट्रेड में चाइना, अमेरिका, रूस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया बड़े निर्यातक हैं। इन देशों ने जिन कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन देश में सालाना कार्बन उत्सर्जन का 60% से ज़्यादा है, वह अपने उत्सर्जन की भरपाई कार्बन क्रेडिट खरीद करना आसान मानती हैं। हमने पुरानी बहुत सारे वीडियोस में जाना है कार्बन क्रेडिट के बारे में। पहला जो टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है, उसे हम कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग। इसके बाद जो टर्म आता है वो होता है कार्बन क्रेडिट। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान लगभग 70% है। इसलिए पृथ्वी को बढ़ते तापमान को रोकने के लिए वायुमंडल में कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करना ज़रूरी है। 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करना आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही जो कार्बन वायुमंडल में मौजूद है उसको भी कम करना आवश्यक है। यह जैविक और रासायनिक तरीकों से किया भी जा रहा है। इसको कार्बन ऑफसेट करना भी कहते हैं। कार्बन ऑफसेट, कार्बन को हटाना। कार्बन ऑफसेट। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले उद्योग अपने कार्बन उत्सर्जन को कार्बन कैप्चर स्टोरेज तकनीक अपनाकर वायुमंडल में जाने से रोक सक रहे हैं। ऐसी तकनीकों में कार्बन उत्सर्जन की प्रणालियों में ही पकड़कर वायुमंडल में पहुंचने से पहले समुद्र की तलहटियों, तेल या गैस के खाली कुओं में भूमिगत कर भंडारित कर दिया जाता है, जिससे उसका फिर वायुमंडल में लौटना संभव नहीं हो पाता है ना। तो इसमें जो कार्बन कैप्चर में बेसिकली तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हो रही होती है चिमनी के माध्यम से या फिर मशीन्स के माध्यम से। इसको या तो बहुत अंडरग्राउंड पाइप के माध्यम से ज़मीन के नीचे भेज देते हैं, आपके ओशंस के नीचे, या फिर अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स में स्टोर कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रमाणन के बाद वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न जाने देने या वहाँ से हटने के लिए कार्बन क्रेडिट दी जाते हैं। एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में जाने से रोकने या उन्हें वायुमंडल से बाहर करने वाले को एक कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट देखो, अब ये कार्बन क्रेडिट पॉइंट होता है, जैसे अब ये रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ऐसे ही जो कार्बन क्रेडिट होता है ये भी पॉइंट्स टाइप होता है। एक मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समतुल्य ग्रीन हाउस गैस CO2 या कोई भी इसके बराबर वाली ग्रीन हाउस गैस को वायुमंडल में जाने से रोकने या उन्हें वायुमंडल से बाहर करने वाले को एक कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। 1 कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। वन कार्बन क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। जो उद्यम या प्रतिष्ठान उपकरणों, पद्धतियों या तकनीक के बदलावों से अपने कार्बन उत्सर्जन पहले की अपेक्षा कम कर देते हैं, तो वो भी कार्बन क्रेडिट पाने में हकदार हो जाते हैं। कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में मुख्य बात यह है कि अब इसके बड़े बड़े खरीदार इसका मूल्य भी लगा रहे हैं। पेरिस समझौते में निहित प्रावधानों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की UNDP की निगरानी में देशों द्वारा प्रमाणित कार्बन क्रेडिट कमोडिटी के तौर पर उन्हें कार्बन बाजार में खरीदा और बेचा भी जा रहा है। लगभग हर देश अपनी अलग कार्बन व्यापार प्रणाली बना रहा है। इनमें एक रूपता नहीं है, जैसे इंग्लैंड की अलग है, भारत की अलग है। यूरोपीय संघ की अपनी कार्बन व्यापार प्रणाली ETS
ग्रीन हाउस गैस के लिए है। तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग करते हैं अलग अलग देश। सरकार मानती है कि इससे देश को संपूर्ण शून्य का लक्ष्य हासिल करने में आसानी होगी। मतलब कि जो भी विकास कार्यक्रम आपके इसको रोकने के लिए होंगे, तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के माध्यम से जो हमारे पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन होता है ये आपका ये कम होगा, लोग मोटिवेट होंगे, है ना। अरे भाई पॉइंट्स मिलेंगे तो मोटिवेट कौन नहीं होगा। ये आप अध्ययन कर लीजिएगा, मैं पूरा नहीं करूँगा, पूरे मज़ा नहीं आता है फिर। कोई भी उद्यम जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाने की दिशा में कार्बन फुटप्रिंट अगर कम नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे ने जो कार्बन ऑफसेट किया है और उन्हें उससे जो कार्बन क्रेडिट मिला है उसको खरीद कर अपना कार्बन उत्सर्जन वैसे ही जारी रखता है जिस ढर्रे पर करता रहा है। इसलिए स्थानीय स्तर पर जहाँ प्रदूषण हो रहा है वहाँ प्रदूषण होते रहने की संभावनाएं बनी रहती हैं। उसे दूर करने में कहीं और से खरीद कार्बन क्रेडिट से मदद नहीं मिलेगी। अगर कहीं से कार्बन क्रेडिट खरीद कर स्थानीय स्तर पर प्रदूषण करना जारी रखा जाए तो इसे न्यायिक नहीं कहा जा सकता। ये ऐसे ही जैसे एक जगह का लाग लगा विविधता भरा जंगल काट कर दुरुस्त स्थल पर नए पेड़ पौधे उगा कर ये कहना कि सब पटरी पर ले आया गया है। कार्बन प्रदूषण पर कटौती करना जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। अच्छा लेख है ये। खबर जो मुजफ्फरनगर में हुई है उसको लेके है। दुखद दुखद खबर। छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के लिए हम इतनी रखते हैं, बाकी आ, हो सकता है ये वाला वीडियो है लेट अपलोड हो थोड़ी व्यस्तता के कारण, मगर मैं प्रयास करूँगा कि ये समय से हो पाए। इसमें एक खबर छूट गई। सिंगापुर के राष्ट्रपति बने भारतीय मूल के थरमन षणमुगरत्नम। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थरमन ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीता। वहाँ के चुनाव विभाग ने ये जानकारी दी है। तो भारतीय मूल के हैं, सिंगापुर में अच्छा कार्य करा। आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।